हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीसीआर मॉडल बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सीसीआर मॉडल हमको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको इसका जो कंडीशन है, जो इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इसको मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप ये 3 कंडीशन समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीसीआर मॉडल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये जो सीसीआर मॉडल है ये बेसिक है रिसर्च का, जो इकोनॉमिक्स में और मैनेजमेंट में और मैथमेटिक्स में और ऑपरेशन रिसर्च में और पॉलिसी मेकिंग में बहुत यूज़ होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सीसीआर मॉडल है क्या। अब देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए, ये रेशियो एग्जिस्ट होना चाहिए और अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देखिए, न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो भी वेट्स है वी जे यू जे, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि ये नोटेशन क्या है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे j इक्वल टू 1 to n, ये किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? फॉर आउटपुट वैल्यूज़। ये क्या है? स्मॉल आई है। स्मॉल आई इक्वल टू 1 to m, ये इनपुट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ये कैपिटल J इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश सो ऑन, ये DMU को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कैपिटल I इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी DMU को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये DMU है क्या? DMU का मतलब है डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये फैक्ट्री हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है, या कोई भी कॉम्पिटिटर हो सकता है जिसको हम कंपेयर करेंगे। मतलब DMU1, DMU2, DMU3, DMU4, मतलब 4 फैक्ट्री है, या फिर 4 कंपनी है, या फिर 4 एजेंसी है, कुछ भी जो हम, वो ये क्या है, कॉम्पिटिटर है। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें से कौन से बेस्ट है। इसको हम DMU बोलते हैं शॉर्टली, और इसका फुल फॉर्म है डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब देखिए, ये 3 कंडीशन क्या कहता है, और इस 3 कंडीशन में सब कुछ क्या राज छुपा है। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 कंडीशन आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या है? j इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई स्मॉल आई इक्वल्स टू 1 to m। अब आपको फर्स्ट समझ में ये आना चाहिए कि j इक्वल टू 1 to n क्या है, और स्मॉल i इक्वल टू 1 to m क्या है। और समेशन तो हम जानते ही है, मैथमेटिक्स में समेशन का क्या मतलब होता है। अब देखिए, ये जो है अननोन वेट है, वी जे और यू जे क्या है? अननोन वेट है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। और वाई क्या है? आउटपुट है। एक्स क्या है? इनपुट है। जैसे कि हमने बोला था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। फिर हमने उसके बाद देखा है कि वेट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है सीसीआर मॉडल में, और एफिशिएंसी एनालिसिस में वेट का कितना इम्पोर्टेंट योगदान है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। ये क्या है? अननोन वेट्स है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। अब आपको नोटेशन समझ में आना चाहिए कि ये नोटेशन है क्या। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग भी है, ये नोटेशन समझ में आना चाहिए, तभी आप इस मॉडल को समझेंगे। और ये मॉडल हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर इज़ लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर हमने लिया है, लेकिन हमने सिर्फ एक चेंज किया है। यहाँ पे देखिए, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये दो ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल आई है, और यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल जे आ गया। और यहाँ पे क्या है? कैपिटल आई है, और यहाँ पे क्या आ गया? स्मॉल जे आ गया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। मॉडलिंग में सिर्फ इतना ही चेंजेस किए हैं उन लोगों ने। न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर उन्होंने लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कैपिटल आई की जगह यहाँ पे क्या है? कैपिटल जे है।
और यहाँ पे कैपिटल आई की जगह क्या है, स्मॉल जे है। और ये क्यों इस तरीके से लिया गया है, मैं अभी जब सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हमको क्या करना है, देखिए दिस सिम्बॉल्स इंडिकेट्स, ये तो मैं तो बता चुका हूँ, फिर मैं और एक बार डिटेल से बताऊँगा। अभी मैंने क्या है, समेशन एक्सपेंड किया है। अभी क्या किया है मैंने, इस समेशन को मैंने एक्सपेंड किया है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि i इक्वल टू डी एम यू, मतलब i इक्वल टू 1 मतलब ये फर्स्ट डी एम यू, i इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड डी एम यू, इस तरीके से सो ऑन। अब यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग भी समझाया है। पहले आपको मॉडल तभी समझ में आएगा जब इस टर्म का मीनिंग मालूम हो। यहाँ पे देखिए ये V1 है, ये सबस्क्रिप्ट 1 है, सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल I है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट आउटपुट वेट। यहाँ पे देखिए इसका क्या है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट आउटपुट वैल्यू। ये V क्या है, ये वेट है, ये Y क्या है, आउटपुट वैल्यू है। तो इसी तरीके से मैंने सभी सिंबल्स को डिटेल, इसका वैल्यू क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने डिटेल से लिखा है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर टर्म का मीनिंग क्या होता है, तभी आप इस मॉडल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने हर वैल्यू ईच एंड सभी टर्म का मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी इसका मीनिंग मैंने लिखा है। अब देखिए U1 कैपिटल I, इसका मीनिंग क्या है, U1 कैपिटल I मतलब ये DMU को रिप्रेजेंट करेगा। अगर I इक्वल टू 1 रहेगा तो फर्स्ट DMU, I इक्वल टू 2 रहेगा तो सेकेंड DMU, I इक्वल टू 3 रहेगा तो थर्ड DMU। ये 1 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनपुट वेट। तो अभी आप समझेंगे, मैं और एक बार आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब देखिए इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन को भी मैंने समेशन एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखा है। ये क्या है, समेशन को मैंने एक्सपेंड किया है और ये जो भी वेट्स होगा ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू डाला है, ये गलत है। ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में देखिए मैंने 4 DMU लिया है, तो मतलब 4 कॉम्पिटिटर है। ये फैक्ट्री हो सकता है या कोई एजेंसी हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। DMU मतलब डिसीजन मेकिंग यूनिट। अभी हमको इन चारों में से बेस्ट कौन है ये देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। यहाँ पे भी 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। यहाँ पे भी 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। यहाँ पे भी 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने x11 को 1 लिया हूँ, x21 को 2 लिया हूँ, y11 को 3 लिया हूँ, y21 को 4 लिया हूँ। मैंने एक वैल्यू दिया है। अब देखिए x11 इक्वल टू 1, देखिए ऊपर का अगर आपको समझ में आ गया सिंबल तो इसका मीनिंग पता चलेगा। देखिए x11 को बोले तो क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट इसको समझिए आप। ये क्या है, x1 कैपिटल I, मतलब अगर अभी हम पहले फिक्स करेंगे DMU को, I इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट DMU को हम स्टडी कर रहे हैं। इसका 1 का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनपुट वैल्यू। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए ये DMU 1 है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 फिक्स रहेगा, मतलब फर्स्ट इनपुट वैल्यू फॉर फर्स्ट DMU। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनपुट वैल्यू फॉर सेकेंड DMU, फर्स्ट इनपुट वैल्यू फॉर थर्ड DMU, फर्स्ट इनपुट वैल्यू फॉर फोर्थ DMU। उसी तरीके से बाकी का भी आप समझ लीजिएगा। अभी हमको क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या है, वेट फाइंड आउट करना है हमको। आप जानते हैं कि वेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जब मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी फार्मूला
क्या है आउटपुट बाय इनपुट और किस कंडीशंस में एप्लीकेबल है, ये मैंने पूरा अपना प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया हूँ। लेकिन जब इनपुट एक से ज़्यादा होगा, आउटपुट एक से ज़्यादा होगा, तो वो जो एफिशिएंसी फार्मूला है वो काम नहीं करेगा। तब हम साइंटिस्ट लोग सीसीआर मॉडल डेवलप किए हैं, और इस सीसीआर मॉडल क्या करता है, एक ऐसा वेट खुद ब खुद दे देता है जो ऑटोमेटिक जो भी रेशियो है वो एग्जिस्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने इसको यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1 फिक्स किया है। तो इसका मतलब क्या है, मैं DMU खाली DMU दैट इज i इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट DMU के बारे में भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास कितना है, अभी इस टेबल को देखिए, ये जो टेबल को देखते हुए मैंने इसको एक्सपेंड किया है, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ए वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन देखिए, मैंने इसको इस समेशन को मैंने एक कंप्लीटली समेशन ओपन करके लिखा हूँ मैं। तो ये आएगा, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसे आया ये इम्पोर्टेंट है। इन सबको जनरली मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। जनरली मैंने जो ये बॉक्स मैंने क्लोज किया है ना, इसको मैंने जनरली लिया है। अब इसको आप i इक्वल टू जे इक्वल टू नंबर पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है ना, इसको देखिए, अब ये कंडीशन 2 का ये जो पार्ट है, कंडीशन 2 का ये जो पार्ट है, इसको मैंने समराइज करके ये लिखा है। अब इसको आप देखिए, पहले में ये कैसा था, तो आपको लगेगा कि ये किस तरीके से था। देखिए यहाँ पे देखिए V1 ये जो भी है ना, ये जनरल है। इसी जनरल को मैंने क्या किया है, 4 DMU लेके मैंने इस जनरल को मैंने क्या किया है, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और अब अभी देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि नोटेशन में पहले भी बता चुका हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप नोटेशन समझ में आना चाहिए आपको, और फिर ये मॉडल किस तरीके से काम करता है ये भी समझ में आना चाहिए आपको। अब हम किसका DMU 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, DMU 1 के लिए हम सब कुछ कैलकुलेशन कर रहे, समझे। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए इस समेशन को मैंने एक्सपेंड किया, ए आ गया, इस समेशन को मैंने एक्सपेंड किया और ए आ गया, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट फॉर DMU 1। तो यहाँ पे देखिए V1, अब ये कैपिटल I इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। और y11 समेशन एक्सपेंड करके मैं ये लिखा हूँ, इसका भी समेशन एक्सपेंड करके मैंने ये लिखा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, HI इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है। ये सेकंड कंडीशन में देखिए, ये कैपिटल J इक्वल टू 1 2 3 ये DMU को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैपिटल J इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कैपिटल J इक्वल टू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, कैपिटल J इक्वल टू 1 to n, कैपिटल J इक्वल टू 1 to n ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये मॉडल कैसा काम करता है। अभी देखिए मैं DMU 1 के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए J इक्वल टू यहाँ पे 1 के लिए मैंने पहले फिक्स किया, और J इक्वल टू मैंने यहाँ पे 2 के लिए फिक्स किया, J इक्वल टू मैंने यहाँ पे 3 के लिए फिक्स किया, J इक्वल टू मैंने यहाँ पे 4 के लिए फिक्स किया। मतलब ये मॉडल देखिए आउटपुट बाय इनपुट ये कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ये दूसरे कांस्टेंट को भी कंसिडर कर रहा है। ये इस मॉडल का बहुत अच्छा पार्ट है, इसलिए ये मॉडल बहुत फेमस है। देखिए ये यहाँ पे कर रहा है, देखिए
फॉर्मूला में क्या है, आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू। अब आउटपुट वैल्यू हमने रखा है, इनपुट वैल्यू भी हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल में देखिए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब ये दो क्या है, आउटपुट है और ये दो क्या है, इनपुट है। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, कंस्टेंट में इसको भी कंसिडर कर रहा है, इसको भी कंसिडर कर रहा है और इसको भी कंसिडर कर रहा है। ये ऐसा नहीं कर रहा है कि ये इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा है। हम i इक्वल टू 1 इसका देख रहे हैं, लेकिन कंस्टेंट में ये भी आ रहा है, इसका भी हम कंस्टेंट ले रहे हैं, इसका भी कंस्टेंट ले रहे हैं, इसका भी कंस्टेंट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। यहाँ पे देखिए कैपिटल J इक्वल टू 1 मतलब फॉर फर्स्ट DMU, कैपिटल J इक्वल टू 2 मतलब सेकंड DMU, कैपिटल J इक्वल टू 3 मतलब थर्ड DMU। मतलब ये पूरे हम इसको ले रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं इसको इन पूरे कंडीशन को अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो ये कंडीशन आएगा, और यही कंडीशन मैं जनरली यहाँ पे भी लिखा हूँ। जैसे कि ये मैंने कंडीशन लिखा है ना, जैसे कि ये समीशन है, इस समीशन से मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गया, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये सब क्या है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक 4 DMU लिया है, उसके बाद मैं आउटपुट बाय इनपुट करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको मैं पर्टिकुलर नंबर के साथ सॉल्व करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है ना 1 2 3 4, इस मॉडल में मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा। सब्सटीट्यूट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ मैं इसको सॉल्व करूँगा। तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये CCR मॉडल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।